हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही हो। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान का लेकर आए हैं, ठीक ना। अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान कक्षा 12, ठीक है। अनसॉल्व पेपर राजू जी का है 2026 का, ठीक है। यानी कि 2025 का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। कौन सा सेट? पहला सेट अभी कर रहे हैं, जिसमें से आपको प्रश्न नंबर 4 तक का, 4 तक नहीं, प्रश्न नंबर 5 के क तक का यहाँ तक का सोल्यूशन करा दिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग को कराना है कौन सा? प्रश्न नंबर 5 का ख कराना है। प्रश्न नंबर 5 का ख कराना है। तो ये अगर आप लोग को देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं इस नंबर पर 7460012763, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है मेरे चैनल का नाम है MK सर STD, जिस पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। MK सर STD ये चैनल का नाम है। और देखिए अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 2020 से लगाए 2025 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैथ का भी मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश का भी चाहिए तो इंग्लिश का भी मिल जाएगा, ठीक है। 200 रुपये पेमेंट लगते हैं, सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। जो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला यहाँ पर दिया है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, और दूसरा दिया है जब प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तीसरा दिया है प्लेटों के बीच की, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए सभी का आंसर हम एक साथ देंगे। देखिए पहला यहाँ पर ये प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? D=2 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि जो दूरी होगी जब दोगुनी हो जाएगी तो प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर संधारित्र की क्या होगी? धारिता पहले से आधी हो जाती है, ठीक है। जो ये संधारित्र की जो धारिता होगी पहले से क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, ठीक। जैसे यहाँ पर और D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये पहले जितना भी रहेगी उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो पहले मान लीजिए 1 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? D का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? C अनुपात क्या हो जाएगा? 1/C प्रोपोर्शनल 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2 गुनी करने पर संधारित्र की धारिता जो पहले से क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे, उनके प्लेटों के बीच की दूरी जो है D को हम लोग दोगुनी करेंगे। तो दोगुनी का मतलब जो दूरी होती है वो क्या होती है? C प्रोपोर्शनल टू 1/D होती है। तो 1/D का मतलब जब दोगुनी करेंगे D का मान 2 रखेंगे यहाँ पर। जब D का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ऊपर वाला मान, ठीक ना। यहाँ पर ऊपर जो भी मान रहेगा वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब देखिए आपका दूसरा है, जब प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तब क्या होता है। देखिए क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल A होता है। क्षेत्रफल A का मतलब 1/2 करने के लिए कर रहा है, आधा करने के लिए। आधा करने का मतलब क्या होता है? कोई एक हिस्सा है उसका आधा कर दीजिए, यानी कि 1 है तो उसको 2 से भाग दीजिए, ये आधा हो गया। अब जो प्लेटों के बीच का जो संधारित्र आपका होता है, जो संधारित्र होता है वो जो क्षेत्रफल का क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल को जब हम लोग यहाँ पर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? C प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? C प्रोपोर्शनल 1/2 हो जाएगा। प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करने पर संधारित्र का धारिता पहले से आधी हो जाती है। यानी कि जब हम लोग उसका क्षेत्रफल आधा करेंगे, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल आधा करेंगे, तो जो संधारित्र की धारिता होगी वो भी क्या हो जाएगी? जो पहले से क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। दूसरा यहाँ पर प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए परावैद्युत माध्यम K है। अब परावैद्युत माध्यम K भरेंगे तो C प्रोपोर्शनल K, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? K गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। K गुना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यही आपका जो सवाल था इसका आंसर था, ठीक है। इसका आंसर था प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाएगा। जब दोगुनी करेंगे तो धारिता जो कि पहले से कम हो जाएगी। और दूसरा था प्लेटों का क्षेत्रफल जब आधा किया जाएगा तो जो 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 आपका ये था, जो क्षेत्रफल अगर आधा करेंगे तो संधारित्र की धारिता जो पहले से क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। और दूसरा तीसरा था प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो संधारित्र की धारिता होगी वो क्या हो जाएगी? परावैद्युत के
मतलब उसकी गुना हो जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 5 का ग, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण, जब सामान्य आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश से आ रही हों एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। ठीक ना, कह रहा है कि जो प्रकाश की समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जो मूल एक ही प्रकाश से आ रही हों एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता जो होती है न्यूनतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। विवर्तन देखिए, विवर्तन, प्रकाश तरंगों का किसी विवर्तक यानी कि द्वारक या कह सकते हैं अवरोधक के किनारों से मुड़ने तथा विवर्तक की ज्यामिति छाया के क्षेत्र में प्रवेश कर जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तक कहते हैं। विवर्तन होने के लिए विवर्तक का आकार तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अर्थात देखिए यहाँ पर दिया गया है डी और ये सर्वांगसम का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है और लैम्डा दिया गया है तथा डी यहाँ पर इज लेस देन लैम्डा दिया गया। ठीक है, तो ये आपको विवर्तक लिखना है। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें देखिए, यहाँ पर व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें यहाँ पर लिखा गया है। पहला है दोनों तरंगों की आवृत्तियां जो थी समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है, जो एफ या जिसको आप लोग न्यू बोलते हैं या एफ बोलते हैं, उसकी जो आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरा है दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए, जो आयाम है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और तीसरा है दोनों तरंगों को एक ही दिशा में गमन करना चाहिए। चौथा है दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। पांचवा है दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। और छठा है तरंगों का कालांतर नियत हो। सातवां है प्रकाश स्रोत एकवर्णी होने चाहिए। और आठवां यदि प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो तो उनके ध्रुवणता समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 8 हम लोग व्यतिकरण के शर्त, हम लोग आवश्यक शर्त कितनी थी, 8 हम लोग लिखे हैं, 8 लिखे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग नोट बनाते हैं तब तो बहुत बढ़िया है, नोट बनाते हैं तो। अगर आप लोग नोट नहीं बनाते हैं, नोट खरीद लीजिए। ठीक है, नोट बनाने का मन नहीं है तो नोट खरीद लीजिए। अगर उस नोट में कहीं भी आपको दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा, तो क्या करेंगे आप लोग, वीडियो देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका आता है प्रश्न नंबर 5 का घ, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों से संबंध स्थापित कीजिए। संतुलन अवस्थाओं में, ठीक ना। तो ये देखिए आपका व्हीटस्टोन सेतु बन गया है, व्हीटस्टोन सेतु बन गया है। और इसको हम लोग दर्शा भी लिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सी है और यहाँ पर डी है। यहाँ पर पी है, क्यू है, आर है, एस है। ठीक है, यहाँ की जो यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है पी क्यू आर एस है। और धारा जो जा रही है आई, यहाँ से बह रही है I1, इधर I2, फिर इधर से I1 और इधर से I2 जा रही है। ठीक है, इधर से I1 जा रही है और इधर से I2 जा रही है। ठीक, अब देखिए हम लोग को ये देखिए एक आपका बंद है, ये बंद पास 1 है और ये बंद पास 2 है। ठीक ना, यहाँ पर कुंजी लगी के और यहाँ पर जी लिख सकते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए संतुलन अवस्था कब होगा, देखिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, हल में उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर संतुलन अवस्था कब होगा। देखिए जब हम जो कुंजी है, जब हम धारा मापी की कुंजी K1 और K2 को बंद कर देंगे, यानी कि जो यहाँ पर K1 और K2 है, ठीक है, K1 और K2 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर K1 है और यहाँ पर जो आपका है K2 है, तो K1 K2 को जो हम लोग बंद कर देंगे और जी गैल्वेनोमीटर ओ होगा, ठीक ना, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, ओ करेंट 0 होगा। यहाँ पर जी जो होगा गैल्वेनोमीटर जो होगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या होगा, जब 0 हम लेंगे 0 होगा। जब कोई विक्षेप नहीं होगा तब इसे हम लोग कहेंगे धारा मापी संतुलन में है। ठीक है,
इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर इसको बढ़िया से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए इसके बारे में, ठीक है। कि संतुलन अवस्था कब होगा, जब हम लोग K1 और K2 को बंद कर देंगे और जो आपका गैल्वेनोमीटर है ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे संतुलन अवस्था, ठीक है। अब देखिए सूत्र 2 संलग्न भुजाओं में प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है, देखिए P/Q इक्वल टू R/S, P अपान Q इक्वल टू R/S, यही आपको सिद्ध करना है संतुलन अवस्था में। तो देखिए किरचॉफ का जो नियम है द्वितीय वाला, उसी नियम से हम लोग चलेंगे, जो वही आपका बंद पास या वोल्टता का नियम भी उसे कहते हैं, ठीक ना, बंद पास का नियम वही कहलाता है। तो इसीलिए हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम से ही चलेंगे। देखिए जो कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी बंद पास में I और प्रतिरोध का गुणनफल का योग विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है ये सम, इसको सम बोलते हैं या सिग्मा भी कहीं कहीं बोला जाता है, सम E। और ये देखिए विद्युत वाहक बल गुणनफल R प्रतिरोध, और यहाँ पर किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे यहाँ पर चित्र में अभी हम आपको समझा भी देंगे। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे बंद पास 1 से। अब बंद पास 1 से देखिए कैसे चलेंगे, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बंद पास 1 है, ABD, ठीक ना, ABD। जब हम लोग A से B जाएंगे, B से D और D से A तक जाएंगे तो ये आपका बंद पास 1 होगा। बंद पास 1 से चलेंगे हम लोग इधर, तो ये क्या है आपका धारा मिला I1, प्रतिरोध मिला P, ठीक है। फिर इधर चलेंगे तो I1 इंटू P, कहा गया है ना किसी बंद पास में I और प्रतिरोध का गुणनफल का योग जो होता है विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए धारा I कितना है, I1 इंटू P मिला। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ से आएंगे गैल्वेनोमीटर से आते आते आएंगे यहाँ पर D आएगा, D से जब हम लोग इधर घूमेंगे तो आपका जो धारा होगा ये विपरीत दिशा में होगा। यानी कि देखिए धारा इधर से आ रही है और हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो जब धारा हम लोग के विपरीत चलेगी, हम लोग धारा के विपरीत चलेंगे तो आपका वहाँ पर माइनस चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर I2 बह रही धारा, तो I2 और प्रतिरोध क्या है R, यहाँ पर देखिए R लिखा गया है। तो यहाँ से आएंगे I2 और प्रतिरोध आपका R है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 इंटू P माइनस I2 इंटू R हो जाएगा, प्लस में जीरो। ये क्या लिखा गया है पता है, जब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर जीरो होगा, तो ये आपका जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है ये जीरो लिया गया है, तो जीरो इंटू में G लिख दिए और बराबर किसके होता है, जीरो के, ठीक ना। पूरा ये जीरो है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये देखिए जो ये वाला मान होगा ये पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला और ये वाला। तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक ना, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो I1 इंटू में P इक्वल टू I2 इंटू में R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बंद पास 2 में हम लोग चलते हैं। बंद पास 2 आपका देखिए ये है B से C, C से D और D से B तक, ये क्या है, बंद पास 2 है, ठीक है। B से हम लोग चलेंगे C तक, तो ये आपका मिलेगा I1 और प्रतिरोध जो मिलेगा Q मिलेगा। तो I1 इंटू Q मिला, I1 इंटू Q, यहाँ पर प्लस में क्यों, क्योंकि धारा इसी दिशा में आ रही है, हम भी इसी दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 इंटू Q हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग I2 की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे I2 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, देखिए I2 की तरफ गए, अब इधर से धारा जा रही है, ठीक है, इधर से, ये देखिए चिन्ह लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये चिन्ह लगा हुआ है। तो धारा इधर से जाएगी, हम लोग आ रहे हैं इधर से, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस I2 इंटू यस हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इधर जाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा के इधर जाएंगे, तो यहाँ पर आपका G का जो गैल्वेनोमीटर का मान है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। यहाँ पर देखिए I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू यस, प्लस में जीरो इंटू G इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या है, जीरो, और के जो कुंजी का मान है ये भी बंद किया गया है, ठीक है, पूरा बंद है, तभी ये जीरो बराबर में जीरो लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका बचा ये आया है I1 इंटू Q, और यहाँ पर I2 माइनस में आया है, पता चला ना माइनस कहाँ से आया है, तो माइनस I2 इंटू यस, और यहाँ से जाएगा तो ये मान जीरो हो जाएगा, ठीक है, पूरा ये जीरो हो गया। अब यहाँ पर जो ये भी जीरो हो जाएगा, अब जीरो होगा तो इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो I1 इंटू Q इधर बचा और ये इधर जाएगा,
तो यहाँ पर बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 इंटू क्यू इंटू इक्वल टू क्या I2 इंटू यस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए, और इसको क्या करेंगे इसको क्या करेंगे समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 1 लिख करके भाग करेंगे समीकरण 2, तो समीकरण 1 आपका I1 इंटू पी है, तो I1 इंटू पी, और समीकरण 2 क्या I1 इंटू क्यू, तो यहाँ पर भाग करेगा I1 इंटू क्यू, बराबर में क्या है I2 इंटू आर है, और इसके बराबर में क्या I2 इंटू यस है, तो I2 इंटू आर अपान में I2 इंटू यस। I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, ठीक ना। बचा क्या आपका P बाई क्यू, और ये बराबर में R बाई यस बचा। जो प्रूव्ड करना था वो प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक ना। संतुलन की अवस्था में ये आपका प्रूव्ड हो गया P बाई क्यू इक्वल टू R बाई यस। आशा करता हूँ कोई आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा और दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 5 के घ का अथवा है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात जो दिया गया है, यल का मान दिया है 3:2:1 है, तथा द्रव्यमानों का अनुपात यम का मान जो है यह 1:2:3 है, ठीक है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या, आर का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र होता है आर इक्वल टू रो इंटू में आर अपान ये होता है ए, ठीक है। तो रो इंटू में एल अपान ए। अब देखिए द्रव्यमान का जब हम लोग फार्मूला निकलते हैं तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे में घनत्व, यानी कि ये आपका आयतन है वॉल्यूम, और इंटू में क्या है डेंसिटी घनत्व है, ठीक है। अब ये v इक्वल टू आपका होता है क्षेत्रफल इंटू यह लंबाई होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, आयतन आपका क्या होता है a इंटू एल होता है, ठीक है। अब a इंटू यल जो है v के जगह रखेंगे a इंटू यल, और द्रव्यमान यम है, ठीक ना। तो a इंटू यल इंटू डी हो जाएगा। अब हम लोग मान निकालेंगे किसका, a का, तो a का जब मान निकालेंगे तो एल डी को हम लोग क्या नीचे भेजेंगे, तो a बराबर हो जाएगा a बराबर m अपान एल डी। तो ये देखिए a का मान हम लोग a के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, a के जगह पर ये मान रखेंगे m इंटू एल डी, तो यहाँ पर a है, a के जगह पर m इंटू एल डी रखेंगे। जब हम m और एल डी रखेंगे तो यहाँ पर m नीचे रहेगा और एल डी जो होगा ऊपर जाएगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा और डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब कह रहा है कि एक ही धातु के 3 तारों की, ठीक ना, जब तीनों तार एक ही धातु के होंगे तो जो आपका रो होगा और जो आपका डी डेंसिटी होगा ना वो सेम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका ये रो है और जो आपका ये डेंसिटी है दोनों सेम होगा। जब दोनों सेम रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों हट जाएगा, रो और डी हटा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बचा और यम बचा, एल स्क्वायर बचा, यानी कि जो एल बचा है जो अनुपात है 3:2:1 अनुपात है वो एल का मान है, और 1:2:3 जो है ये किसका मान है, यम का मान है। अब हम इसी में क्या करेंगे, L1 L2 L3 रखेंगे, क्योंकि ये 3 को मान दिया है, तो L1 L2 L3 M1 M2 M3, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, R बराबर, यहाँ से हम लोग R बराबर करेंगे, तो ये देखिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर में L1 स्क्वायर अपान M1 अनुपात L2 स्क्वायर अपान M2 अनुपात L3 स्क्वायर M3, ठीक है। अब मान रखेंगे सबका। यहाँ पर L1 का मान कितना है, 3 है। यहाँ पर देखिए 3:2:1 अनुपात दिया है, तो L1 का मान 3, L2 का मान 2 और L3 का मान 1 है। सभी के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, बचा क्या, M1 M2 M3, M1 का मान 1, M2 का मान 2 और M3 का मान 3। अब यहाँ पर देखिए M1 M2 और M3 का मान 3 रख दिए मान। अब देखिए हम लोग स्क्वायर करेंगे, M3 का स्क्वायर करेंगे 9, M2 का स्क्वायर करेंगे 4 और M1 यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1। ये देखिए 2 से ये वाला कटेगा, 2 दूना के 4, 2 आ जाएगा। 9/1 अनुपात 2/1 अनुपात 1/3 आ गया। अब नीचे का जो चिन्ह है अगर हम लोग हटाना चाहेंगे तो ऊपर हम लोग जब नीचे वाले संख्या से ऊपर गुणा कर लेंगे तीनों में, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे 9 2 गुणे 3 और यहाँ पर 1 गुणे 3 3 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचेगा। 3 से 3 कटेगा तो 1 ही आएगा।
अब देखिए जब हम लोग 9 3 गुणा करेंगे, 9 3 27 अनुपाते 2 3 6 अनुपाते 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 कितना आ गया, 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1 आपका यही आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर पेपर में भी मिला सकते हैं आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के अंगा वाले पर। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दो संपर्क में रखे हुए पतले लेंस हैं, यहाँ पर L1 और L2 मान लीजिए, और जिसका यहाँ पर जो वस्तु रखा गया है I डैश है, और यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं I है। ठीक है, पहले वाले का जब यह लेंस नहीं था, जब यह मान लीजिए ये वाला लेंस नहीं था तो L1 लेंस था बस। जब L1 लेंस था तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण गई, ठीक ना, तो यहाँ से जब फोकस दूरी गई तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब I पर बना। कितना पर बना, I पर बना। जब यहाँ पर L2 रख दिया गया तो यहाँ से जब गई तो इसमें टकरा करके गई तो इसका प्रतिबिंब I डैश पर बना। अब देखिए जो L2 का दूरी I डैश का जो दूरी है V1 है। ठीक है, कितना है, V डैश है, V1 नहीं V डैश है। और जो L1 का दूरी है और I डैश से L1 का दूरी है, ये भी कितना होगा, V डैश होगा। और जो U है आपका, ये तो वस्तु होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो लेंस L1 के लिए लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो n जो L1 के लिए लेंगे तो 1 लिखेंगे, तो 1/f1 = 1/v1 माइनस में 1/u। ठीक है, नहीं यहाँ पर 1 डैश लगाया है। ठीक है, यहाँ पर 1/v डैश है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 नहीं है, ये डैश ऊपर लगा हुआ है। तो 1/f1 = 1/v डैश माइनस में 1/u, ये समीकरण मान लीजिए 1 है। अब हम लोग I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। जो I डैश है, ये जो L2 आपका है, इसके लिए क्या करता है, यह वस्तु का कार्य कर रहा है। ठीक ना, यही आपका वस्तु का कार्य कर रहा है तथा इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। जो इसका प्रतिबिंब आपका यहीं पर बन जाता है, I पर ही बन जाता है। ठीक है, तो ये आभास, देखिए आभासी के लिए हम लोग डॉट 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 दिखाए हैं, तो ये आभास है। ठीक है, आभास खाली करा रहा है। लेंस L2 के लिए लेंस के सूत्र से चलेंगे। अब लेंस L2 के लिए हम लोग निकालेंगे तो 1/f2 = 1/v माइनस में 1/v डैश। तो इसका भी दूरी कितना बताए थे आपको, v डैश बताए थे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/v डैश हो जाएगा। ठीक ना, तो समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब समीकरण 1/f2 है और 1/f1 है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/f1 इधर का जो बराबर के इधर का जो भाग होगा इधर जुड़ जाएगा, बराबर के इधर का भाग जो होगा इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बराबर के इधर का भाग जो है 1/f1 + 1/f2 जुड़ जाएगा, बराबर में 1/v1 v डैश माइनस में 1/u प्लस में 1/v माइनस 1/v डैश। अब देखिए 1/v डैश और 1/v डैश, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, दोनों को काट दीजिए, कट गया। उसके बाद देखिए 1/f1 + 1/f2 = 1/v माइनस 1/u बचा। ठीक नहीं, यही ना बचा, ये बचा 1/v को आगे कर लिए, इसको पीछे कर लिए, माइनस में है तो 1/ माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका फार्मूला होता है, मेन फार्मूला, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/ लेंस का फार्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिए थे, यहाँ पर डैश ले लिए थे। ठीक है, तो यह 1/f = 1/v माइनस 1/u है। अब देखिए क्या करेंगे, यही वाला मनवा उठा करके जो ये इसके बराबर, देखिए 1/f के बराबर ये 1/v माइनस 1/u है ना, तो ये इसके बराबर है, किसके बराबर, इतने के बराबर है, 1/f है। तो वो इसके जगह पर हम लोग 1/f लिख दीजिए। ठीक है, 1/f लिख सकते हैं, इसके जगह पर बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/f लिख लीजिए, और ये वाला जो मान है वही तरह रहने दीजिए, 1/f1 + 1/f2, यही आपका सूत्र बन जाएगा। ठीक है,
अगर आपको कुछ आगे बढ़ाना है तो इसमें बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे पहली पॉइंट हम लिखे हैं, यदि दोनों लेंस उत्तल हो, जब ये दोनों लेंस उत्तल, जैसे इस पर यहाँ पर जब दोनों लेंस उत्तल होंगे तो F1 प्लस और F2 प्लस भी रहेगा। दोनों में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, दोनों क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 है। अब 1/f निकालेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा उधर, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो f का मान जब निकालेंगे, f का मान जब हम लोग निकालेंगे, f का मान, तो f का मान निकालेंगे तो ये दोनों इंटू में हो जाएंगे, F1 इंटू F2, और बटे में क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, कब, जब दोनों लेंस उत्तल होंगे तब। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, यदि दोनों लेंस अवतल हों, जब दोनों लेंस अवतल होंगे तो यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस में क्या हो जाएगा, 1/f2 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर आपका निकल के क्या आएगा पता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला में क्या आ जाएगा, वो एफ निकालेंगे जब हम लोग एफ, तो क्या हो जाएगा, F1 इंटू में F2 और बटे में क्या, F1 माइनस F2 हो जाएगा। किसके लिए, अवतल लेंस रहेगा तब। ठीक है, उत्तल लेंस रहेगा तो ये वाला फार्मूला, अवतल लेंस रहेगा तो ये वाला बनेगा, और मेन फार्मूला आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, अवतल लेंस रहेगा तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, पीडीएफ के लिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। नोट्स अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो नोट्स आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 खंड यह आ गया आपका, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर किसी इसकी कार्य विधि समझे। देखिए ये क्वेश्चन जो पीएन संधि वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, और इस बार भी आपके पेपर में नहीं आया तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, लिख कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो देख लीजिएगा, मतलब इसे दृष्टकारी, देखिए पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहे या अर्ध तरंग दृष्टकारी कहे, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप 5 नंबर का तैयार कर लीजिए पहले। यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती, यहाँ पर देखिए पी ए, यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर पीएन संधि है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ये पीएन संधि है, यहाँ पर क्या है, ये पीएन संधि आपका लगा है। ये निर्गत वोल्टेज के लिए है, प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज के लिए है। ठीक, अब देखिए हम लोग बनावट के लिए हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध है RL है, यहाँ पर CD मतलब DC करंट है, और यहाँ पर P और यहाँ पर ES है। अब देखिए इसको हम लोग बनावट इसकी समझते हैं, फिर कार्य विधि समझेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको। फिगर बस इसी प्रकार से देखिए, संधि अगर कह दिया आपको, पीएन संधि का नाम ले लिया तो आपको ये फिगर बना देना है। ठीक ना, पीएन संधि कह दिया तो बस यही फिगर बना देना। इसी प्रकार से एक बार बढ़िया से देख लीजिए बस एक बार। अब देखिए बनावट, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को, ये जो प्राथमिक कुंडली है, ठीक ना, P जो है आपकी प्राथमिक कुंडली है, P को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। इसको धारा से क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, तथा द्वितीय कुंडली यस में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL। देखिए ये क्या है आपका पीएन संधि डायोड है, और ये क्या है आपका RL जो है लोड प्रतिरोध है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध के किसी के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। ठीक ना, जो निर्गत आपका वोल्टता होता है वो क्या होता है, लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। यानी कि इन दोनों के सिरों के बीच में क्या होता है, निर्गत वोल्टता प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे चले कार्य विधि। देखिए बहुत ज्यादा नहीं, इसमें इतना ही लिखना है आपको। कार्य विधि, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्ध चक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, जो आपका ये सिरा है ए और ये जो बी है, ठीक है, इसके सापेक्ष जो ए होगा ये क्या होगा, जब धनात्मक होता है तो संधि डायोड क्या होगा, तो संधि डायोड अग्रदिशिक की स्थिति में होता है। ठीक है, क्या होता है, अग्रदिशिक की स्थिति में होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा C से D की ओर बहने लगती है। इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में जब कुंडली का सिरा ए जो होगा B के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो क्या हो जाएगा, तो संधि डायोड पश्च दिशिक की स्थिति में होता है। ठीक है, इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में
कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः पीएन संधि डायोड देखिए नहीं दिख रहा था। अतः पीएन संधि डायोड के अर्धतरंग दिष्टकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग देखिए, लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हम लोग, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है तो अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए यहीं पर रोक करके वीडियो। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि लिखित क्वेश्चन इसमें ज़्यादा समझाना तो है नहीं। अब देखिए आपका आता है प्रश्न उत्तर संख्या 6 का अथवा वाला। 6 का अथवा का क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। ठीक है ना, ये हम लोग क्या बनाए हैं, ये आपको पता है, ये नाभिक है। ठीक है, इस पर हम लोग अल्फा कण की बमबारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग कुछ अवधारणा पर लेते हैं। सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने या चांदी की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बमबारी किया तो निम्नलिखित निष्कर्ष निकला। पहला यहाँ पर देखिए, समझते चलेंगे बनाते चलेंगे। पहला क्या है कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे आर पार चली गई, जिससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये आपका जो है पूरा ये एक परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ से जब हम लोग अल्फा किरण की बमबारी की यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ मेरे बच्चों, तो यहाँ पर कुछ किरण क्या थी जो आर पार चली गई। ठीक ना, कुछ किरण क्या थी जो आर पार चली गई, इसके कहाँ चली गई, आर पार चली गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर जा रही है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए जा रही है ये किरण गई इसके पार, ये किरण भी इसके पार गई। ठीक है, तो दो किरणें इधर दो किरण इधर आर पार चली गई, जिससे सिद्ध होता है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है क्या होता है, खोखला होता है। ठीक ना, इससे क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि इसमें जो परमाणु का जो अधिकांश भाग है, किनारे किनारे का जो भाग है, खोखला होता है। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट, कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई, जिससे सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म भाग है जो धनावेशित होता है। यानी कि जो अल्फा किरण है, जब हम लोग इधर से टकराने, इधर से लेकर गए इधर से, तो यहाँ से क्या की, इधर से कट मार दी, ऐसे कट मार दी। ठीक है, ऐसे क्या की, इधर से क्या कर दी, यहाँ से कट मार दी, ऐसे क्या कर दी, कट मार दी। यानी कि इससे क्या हुआ कि यही सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म भाग जैसे ये एक छोटा सा भाग है जो क्या है, धनावेशित है। जो नाभिक होता है कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो इधर से भी एक किरण गई, यहाँ से भी ये क्या कर दी, इधर कट गई। ठीक ना, इधर कट गई, इधर कट गई। ठीक है, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। जैसे इधर से एक किरण गई, इधर से एक कट गई, इधर से किरण गई, इधर से कट गई। इसको क्या किया, ये सीधे नहीं जाने दिया। ठीक ना, तो इससे पता चलता है कि जो परमाणु होता है उसमें एक सूक्ष्म भाग है जो क्या है, धनावेशित जान पड़ता है। तीसरी पॉइंट यहाँ पर देखिए, तीसरी पॉइंट है कि बहुत कम अल्फा किरणें अपने मार्ग से वापस आ गई। ठीक ना, जिससे सिद्ध होता है कि वह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश निहित होता है। देखिए, जो परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है कहाँ पर निहित होता है, नाभिक में निहित होता है। और देखिए कहा कि कुछ किरण थी, मान लीजिए ये किरण गई, यहाँ से रिटर्न आ गई, यहाँ से क्या हुई, ले भैया चल, बहुत कठोर चीज है। ठीक ना, कह रहा है कभी कह रहा है रदरफोर्ड कह रहे हैं कि क्या हुआ कि जब कुछ किरण इधर से गई तो एक किरण क्या हुई कि यहीं से वापस आ गई। वापस क्यों आ गई मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से जब वापस आने का कारण क्या था कि जो ये नाभिक है ये बहुत दृढ़ है, बहुत कठोर है, ये इसको अपने आप को छेदने नहीं देगा हम लोगों को। ठीक है, तो ये नहीं छेदने देगा, तो ये क्या करें, चलो भाई वापस चलते हम लोग अपने घर।
तो ये क्या किया, अपने घर वापस आ गई यहीं से मुड़ करके। ठीक, तो इससे क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि वह सूक्ष्मतम भाग जो है अत्यंत दृढ़ होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश निहित होता है। यानी कि जो परमाणु है, ये जो परमाणु है, ठीक ना, ये जो परमाणु है इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है ये क्या है, इसी नाभिक में क्या है, निहित है। ठीक है, इसी नाभिक में क्या है, निहित है, क्योंकि ये बहुत दृढ़ है और शक्तिमान है, जो इसको, जो अल्फा ग्रह थी इसको आर पार नहीं जाने दिया और अपने आसपास से गुजरने भी नहीं दिया। ये क्या किया, जा अपने घर तू, ऐसे लौटा दिया इसको मार करके एक थप्पड़। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वापस आ गया। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 6 का अथवा खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 7, 8, 9 यानी कि 2, 2, 4, 6 क्वेश्चन बचे हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक ना, ये वीडियो जो थी बहुत बड़ी हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर लीजिए, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए मतलब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो 7460012763 पर, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, जिसका नंबर है मैं आपको बता दिया। और वहाँ पर आपको 200 रुपये पेमेंट लगता है 4-5 साल का, यानी कि 2020 से लगाए 2025 तक का सभी का सोल्यूशन मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। थैंक यू, बाय बाय।